स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर वन में हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि एक डिफरेंट पीपल्स की डेवलपमेंट के प्रति डिफरेंट धारणाएं हैं, उसका डिफरेंट मीनिंग है। हर बंदा अपने हिसाब से डेवलपमेंट को समझता है और एक्सपेक्ट करता है। अगर बात करी जाए डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने की, तो डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने की भी जो धारणाएं हैं वो भी अलग है। नेशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी सबकी धारणाएं अलग है। हर बंदा अलग नज़रिए से नेशनल डेवलपमेंट को देखता है और अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करता है, अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे कंपेयर करा जाए अलग अलग कंट्रीज़ को और स्टेट को, किस बेस पर हम डिफरेंट कंट्रीज़ को और स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, वे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं और ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट बेटर है उस पर्टिकुलर स्टेट से, या ये देश बेहतर है उस देश से डेवलपमेंट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, कैसे हमें डिफरेंट कंट्रीज़ को और स्टेट्स को कंपेयर करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, वैसे तो अलग अलग देशों को कंपेयर करने के बहुत सारे मापदंड हैं, बट देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय, उनकी जो इनकम है, वह सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्राइटेरिया है। देखिए, जितने भी देश है उनको कंपेयर करने की, उनके डेवलपमेंट को कंपेयर करने की जो सबसे सूटेबल और सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली जो मेथड है वो है उनकी इनकम के बेस पर हम उनको कंपेयर करते हैं, उनके डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है, इन वर्ल्ड मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। देखिए, जिस देश की इनकम, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। जिन देशों की इनकम ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा डेवलप्ड समझा जाता है, जिनकी कम होती है उनसे। मीन्स जिस देश की इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डेवलप्ड समझा जाता है और जिस देश की इनकम कम होगी उन्हें कम डेवलप्ड समझा जाता है। दिस इज़ द बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। जिस देश की इनकम ज़्यादा होगी वहाँ के लोगों की इनकम भी ज़्यादा होगी और जो वस्तुएं उन्हें चाहिए वो खरीद पाएंगे और एक बेहतर जीवन जी पाएंगे उस देश से जिस देश के नागरिकों की इनकम कम है या जिस देश की राष्ट्रीय इनकम कम है। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री? इंटिमेटली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के राष्ट्र की आय, नेशनल इनकम, उस देश के नागरिकों की इनकम होती है। कैसे? देखिए, और पीपल इन वन कंट्री बेटर हाफ ऑफ द अदर इन ए डिफरेंट कंट्री, हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम which is the total income of the country divided by its total population is called per capita income। per capita income क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकलती कैसे है? देखिए, पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम होती है, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में डिनोट करते हैं वाई से। पर कैपिटा इनकम जो होती है वो निकलती है नेशनल इनकम को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन, मीडियन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री से। उस देश की टोटल पॉपुलेशन से जब हम उस देश की टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है, प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। और इसी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम उस देश के डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं
उसके बेस पर ही हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सा देश ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। In World Development Report brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries with per capita income of $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries। देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, जो कौन देता है रिपोर्ट, तैयार करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार, ये 2017 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, जिसमें जिस देश की पर कैपिटा इनकम 12,056 US$ से अधिक है, वो देश किस कैटेगरी में आएंगे? वो रिच कंट्रीज़ में आएंगे, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आएंगे। वहीं अगर हम बात करें जिस देश की पर कैपिटा इनकम $, में 955 से कम है या 955 है, वो देश लो इनकम कंट्रीज़ में आएंगे, लेस डेवलप्ड में आएंगे। हमारा जो इंडिया है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है 2017 रिपोर्ट के अनुसार वो है 1820 पर एनम। मीन्स हम लोग ना तो रिच कंट्रीज़ में आते हैं और ना हम लो इनकम कंट्रीज़ में आते हैं, हम लोग आते हैं इसमें एवरेज कंट्रीज़ में। अंडरस्टूड? इसलिए हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ना तो हम डेवलप्ड है और ना हम अंडर डेवलप्ड है, हम क्या है? डेवलपिंग है। अंडरस्टूड? इसलिए हम लोग की जो आय है वो कितनी है? 1820 पर एनम। तो बच्चों, एक तो क्राइटेरिया था किसका? इनकम का, जिसके आधार पर हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करते थे और उनको डिसाइड करते थे कि कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सा डेवलप्ड नहीं है, कौन सा देश रिच है, कौन सा पुअर है। अब अदर क्राइटेरिया क्या क्या है जिनके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा डेवलप्ड नहीं है। देखो बच्चों, मेन क्वेश्चन ये उठता है कि कोई एक पर्टिकुलर बेस के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये देश क्या है? डेवलप्ड है और ये डेवलप्ड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने इनकम पढ़ा, सिर्फ इनकम के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर देश डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है, या ये कोई पर्टिकुलर देश इनकम के आधार पर रिच है और ये रिच नहीं है। और बहुत से ऐसे क्राइटेरिया होते हैं और बहुत से ऐसे बेस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर हम ये बताते हैं कि ये देश डेवलप्ड है और ये डेवलप्ड नहीं है। ये और क्राइटेरिया क्या क्या है, अब इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक देखिए टेबल दे रखी है पर कैपिटा इनकम की और सिलेक्टेड स्टेट की। ये जो टेबल है इसमें दिख रहा होगा आपको, हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है 2015-16 में वो है 1,80,174। मीन्स यहाँ के जो प्रति व्यक्ति आय है, यहाँ के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? वो है 1,80,174। वहीं अगर हम बात करें केरल की, केरल के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? 1,63,475 और बिहार की 34,409। ये जो प्रति व्यक्ति आय है ये इनकी कौन सी आय है? ये उनकी सालाना आय है। अंडरस्टूड? ये इनकी सालाना आय है। तो इस टेबल को स्टडी करके, इस टेबल को देख के आपको लग रहा होगा कि हरियाणा के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है, इसलिए हरियाणा सबसे क्या होना चाहिए? डेवलप होना चाहिए। अंडरस्टूड? अब चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, वहीं अब बात करेंगे हम इस दूसरी टेबल की। इस दूसरी टेबल में आपको 3 डिफरेंट क्राइटेरिया और नज़र आ रहे हैं। स्टेट हमारे वही है जो पहले टेबल में थे, हरियाणा, केरल और बिहार। आपने उस टेबल में देखा था कि हरियाणा के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज़्यादा थी। अब बात करेंगे इस वाली टेबल की।
इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, सबसे पहली टेबल में दे रखा है क्या, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। एक वर्ष में मीन्स किसी भी साल में 1000 जीवित बच्चे, जो बच्चे जन्म लेते हैं, नवजात बच्चे जो जन्म लेते हैं और जीवित रहते हैं, उन 1000 बच्चों में एक वर्ष से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है वे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में आते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में आते हैं। मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर, कितने बच्चे, कितने 1000 बच्चों पर, मतलब जो 1000 बच्चे जीवित रहे उनमें कितने बच्चे मर रहे हैं 1 साल से की उम्र से पहले, ये कहलाता है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अंडरस्टूड। तो जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो आप देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार का है, और उसके बाद हरियाणा का है। केरल का सबसे कम है, मींस केरल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पर फर्स्ट पोजीशन पे है, और हरियाणा सेकंड पोजीशन पे, और बिहार थर्ड पोजीशन पे है। तो इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हो, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो केरल है उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ सबसे अच्छी है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा और एज़ कम्पेयर टू बिहार। बट हमने अब लास्ट टेबल में पढ़ा कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, बट यहाँ हरियाणा की पोजीशन क्या है, सेकंड नंबर पर है। यहाँ पे छोटे बच्चों की, 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा है किससे, केरल से। तो इस टेबल को देख के आपको ये समझ आया होगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर बेस पर, कि प्रति व्यक्ति आय के बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि हरियाणा राज्य ही बेहतर है किससे, केरल और बिहार से। यहाँ पर केरल बेहतर है हरियाणा से, किसमें, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में। ये दर्शाता है कि वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो अच्छी है, वहाँ की जो साफ़ सफाई है वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को बोलते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होती है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट होती है 7 वर्ष से अधिक की आयु के लोग की जनसंख्या कितनी है उस देश में, उस स्टेट में। मतलब जिन लोगों की आयु, जिन लोगों की एज 7 साल से ज़्यादा है और वे कितने हैं, वे कितने लोग लिटरेट है, वो कितने लोग एजुकेटेड है, ये कहलाता है लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट में आप देखिएगा कि केरल की पोजीशन क्या है, फर्स्ट है, और हरियाणा की पोजीशन क्या है, सेकंड, और बिहार की थर्ड। यहाँ पर भी केरल फर्स्ट पोजीशन पर है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में केरल हमारा कौन सी पोजीशन में था, प्रति व्यक्ति आय में केरल हमारा सेकंड पोजीशन पे था। बट यहाँ पर लिटरेसी रेट में केरल हमारी कौन सी पोजीशन पे है, केरल हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है। तो लिटरेसी रेट पर हमारा जो केरल है उसने अपनी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी है, जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि केरल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और लिटरेसी रेट में बेहतर है, ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशो पर 100%, सेकेंडरी स्टेज। नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। क्या बोलते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात। देखिए 14 से 15 वर्ष की एज के बच्चे, स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी आयु के, उनकी एज के कुल बच्चों का प्रतिशत या परसेंटेज। मतलब 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनमें कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उनमें कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ये कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशो। भाई पर 100 बच्चों में जो 14 से 15 वर्ष के बच्चे हैं
उनमें कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशो। तो जो नेट अटेंडेंस रेशो है ये भी किसका बेहतर है, केरल का बेहतर है। हरियाणा का सेकंड पोजीशन पे है और बिहार का थर्ड पोजीशन पे है। तो इस टेबल को देख के, इस वाले कॉलम को देख के ये पता लग रहा है, ये समझ आ रहा है कि केरल स्टेट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मच बेटर है हरियाणा से। केरल फर्स्ट पोजीशन में है इस पे और हरियाणा सेकंड। अब इन तीनों टेबल में केरल ने कौन सी पोजीशन प्राप्त की, फर्स्ट, बट पर कैपिटा इनकम में केरल की पोजीशन कौन सी थी, सेकंड। तो इन दोनों टेबल से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेस पे, सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर राज्य क्या है, डेवलप्ड है, रिच है। बहुत सारे क्राइटेरिया चेक किए जाते हैं, कंपेयर किए जाते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा राज्य डेवलप्ड है, रिच है। जैसे पर कैपिटा इनकम, अंडरस्टूड, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेस पर हम कंपेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट को और किसी पर्टिकुलर कंट्री को। डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए भी यही क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब सार्वजनिक सुविधाएं। पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक सुविधाएं। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। देखिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पॉकेट है उसमें जितना भी पैसा रखा है वो सब कुछ खरीद सके। जो ज़रूरी है आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए, भाई आपकी पॉकेट में पैसा रखा हुआ है तो आप उस पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। इतना पैसा आपकी पॉकेट में नहीं रखा होगा कि आप उससे सब कुछ खरीद सके जिससे आप एक बेहतर जीवन जी सके। इसलिए एक मास लेवल पर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो फैसिलिटीज़ है वो मास लेवल पर होनी चाहिए और मास लेवल पर वो फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है, वो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छी सड़कें प्रोवाइड करेगी, अच्छे टॉयलेट्स प्रोवाइड करेगी, पार्क प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, अंडरस्टूड, पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगी, अच्छी क्लीनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जैसे हमारे यहाँ पालिका वाले आते हैं सफाई के लिए। तो ये जो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ है ये प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एट मास लेवल पर। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल बंदा इन सभी फैसिलिटीज़ को खुद से हायर करने में असक्षम महसूस करेगा, वो नहीं खरीद पाएगा। भाई एक इंडिविजुअल बंदा क्या अपने आप से बिजली बना लेगा अपने घर, 24 घंटे 12 महीने क्या वो खुद की बिजली यूज़ कर सकता है? ये एक असंभव सी चीज़ है। क्या वो खुद से रोड बना के चलेगा? असंभव है। क्या वो खुद के पार्क बनाएगा? असंभव है। क्या वो खुद के लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था करेगा जिस कॉलोनी में वो रहता है? तो ये सब चीज़ें मास लेवल पर दी जाती है, अवेलेबल कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। कोई भी बंदा इसको खुद अरेंज नहीं कर पाता। तो बच्चों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमारी फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटीज़ है, जो हमारी, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, ये मास लेवल पे प्रोवाइड करनी चाहिए किसको? गवर्नमेंट को। तभी इनसे कुछ रिजल्ट निकलता है, तभी उस पर्टिकुलर स्टेट या उस कंट्री का विकास होता है। सिर्फ पर कैपिटा इनकम से हम उस देश को, उस स्टेट को डेवलप्ड नहीं कर सकते। हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। पर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट,
शिशु मृत्यु दर कैसे सुधरेगी? जब हम उस देश की, उस स्टेट की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेहतर करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर करेंगे। साक्षरता दर कैसे सुधरेगी? जब हम उस देश की एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेहतर करेंगे। जो बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पर स्कूल नहीं है, या जिस एरिया में गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता, जिस स्टेट में गर्ल्स की स्टडी पे फोकस नहीं करी जाता, वहाँ पे नियम कानून बनाएंगे, वहाँ पे उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, एजुकेशन की भी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की भी। तब जाके वो पर्टिकुलर स्टेट या एरिया या कंट्री डेवलप कर पाएगा। अंडरस्टूड? आपने देखा केरल हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरल का कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, वहाँ का एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी बेटर है, जिसकी वजह से उसका लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। बिहार हर चीज़ में पीछे है। आपने जितनी भी टेबल पढ़ी, चाहे वो पर कैपिटा इनकम वाली हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाली हो, या शिशु या लिटरेसी रेट वाली हो, इन सब में बिहार सबसे पीछे है। कारण वहाँ की गवर्नमेंट उस स्टेट की एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, इन सुविधाओं पे फोकस नहीं कर रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे फोकस नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो देश पीछे जा रहा है और जिसकी वजह से वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम है। इसलिए बहुत सारे राज्य पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, हेल्थ फैसिलिटीज़ के थ्रू, न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़ के थ्रू, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू अपने स्टेट के लोगों को मास लेवल पर एक बेहतर सुविधाएं दे पा रहे हैं और वो लोग डेवलप्ड स्टेट में या डेवलपिंग स्टेट में आ रहे हैं। स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैप्टर में आगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरी इस वीडियो को बार बार देखिए और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों ने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।